सही। तो आपने इमेज पढ़ा हुआ है पहले? आपने भी, किसी ने नहीं पढ़ा हुआ? ठीक, अच्छा। बेसिकली आई एम फ्रॉम ए नस्ट अगेन, आई एम फ्रॉम CMA, ठीक है। हाँ, तो और मेरा जो PhD है वो भी नस्ट से ही है, डॉक्टर शुएब के साथ, बैक इन 2012। तो इट्स बिन अराउंड 4 years। 24 अक्टूबर 2012 को हुआ था मेरा डिफेंस। तो द प्राइम एरिया जिसमें हम काम कर रहे हैं, दैट आर बायोमेडिकल इमेज एंड सिग्नल एनालिसिस, बायोमेट्रिक्स। और टिपिकली अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो हम रेटिनल इमेजेस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो हमें रेटिना है उसमें अभी 6 में डॉक्टर मौज़म एक आए हैं UK से करके, तो वो भी प्राइमरी उसी फील्ड में काम कर रहे हैं, CS डिपार्टमेंट में वो। तो रेटिनल डिजीज़ जो होती हैं, जिस तरह रेटिनोपैथी हो गई, ग्लैकोमा हो गया, तो हमने उसके ऊपर काफ़ी काम किया था। हमें एक फ़ंड मिला था फ्रॉम ICT R&D बैक इन 2013, वो 2 years का था। तो हमने लास्ट ईयर वो कंप्लीट किया, वो FIO में इम्प्लीमेंटेड है हमारा सिस्टम। अभी हमें नेक्स्ट उसका फेज़ मिल गया, अभी वो लास्ट वीक ही अप्रूव है, तो अब हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो यहाँ पे मेरा जो इंटरेक्शन रहा है सारा, वो जस्ट वही प्रोजेक्ट्स के हिसाब से रहा है डॉक्टर शुएब के साथ। ये फर्स्ट टाइम है कि यहाँ पे मैं कोई कोर्स टीच कर रहा हूँ, वो भी इसलिए कि वो कह रहे थे अब वो प्रोजेक्ट के भी आया करना है तो साथ ये करो। तो अदरवाइज़ मेरे लिए भी काफ़ी एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो EME है और यहाँ पे कहाँ पे केस है। ठीक है, अभी मैं सर के पास था इसलिए मैं थोड़ा सा लेट नीचे आया, वो ऊपर मैं था उधर डॉक्टर शुएब के पास। तो सर हो गया। देयर आर 2 रिसर्च ग्रुप्स, बायोमिसा एंड ETL इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब, जिसको मैं हेड कर रहा हूँ वहाँ पे EME में। तो ये दोनों वो वेब पेजेस हैं जहाँ पे biomisa.org पे अगर आप जाओ तो वहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेशन है कि हम क्या काम कर रहे हैं, सारा क्या प्रोजेक्ट किए हैं। और उसी से ही आगे फिर मेरा अपना वेब पेज है biomisa.org/उस्मान पे। और ये वेब पेज आपके लिए हेल्पफुल इस सेंस में है कि इस वेब पेज पे कोर्सेज से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। तो जो मैंने पहले भी वहाँ पे नस्ट में ये काफ़ी दफ़ा टीच किया हुआ है इमेज प्रोसेसिंग का, तो उसमें जो भी मटेरियल है वो स्टिल अभी भी इसके ऊपर पड़ा हुआ है, चाहे वो 14 का है जिस तरह भी है। तो अगर कोई वो देखना चाहे कि पहले क्या क्विज़ असाइनमेंट्स थे या किस तरह था, तो सारा अवेलेबल है इसके ऊपर। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं वो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की है, बाय गोंजालेस है। ये 3rd एडिशन हम फॉलो करेंगे जो राइट पे बना हुआ है। और इसकी सॉफ्ट कॉपी भी है मेरे पास, अगर कोई उसमें इंटरेस्टेड हो तो वो सॉफ्ट कॉपी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ उसका। वैसे वो वेब पेज पे 2nd एडिशन मैंने अपलोड किया हुआ है, वो भी है वहाँ पे। बाकी ये वेब पेज होगा जिसको हम फॉलो करेंगे अभी। लेकिन ये है कि यहाँ पे वो लास्ट टाइम मैंने USB में ही दे दिया था, तो मे भी मैं उसी दिन USB में ही लेक्चर देता हूँ। अदरवाइज़ वैसे इसके ऊपर इस तरह होता है कि अगर मैंने जाके असाइनमेंट कोई अपलोड करनी है या कोई और अनाउंसमेंट करनी है तो वो भी सारा इस वेब पेज पे हुआ करेगा। बुक के अंदर टोटल 12 चैप्टर्स हैं और हम वो 12 के 12 सारे कंप्लीट कवर करेंगे। और उसके अलावा देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम अदर दैन बुक करेंगे, जस्ट टू हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स का एप्लीकेशंस का एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। और जो हम करते आए हैं उसमें क्या चीज़ें हम यूज़ करते आए हैं, तो वो सारी चीज़ें स्पेशली जिस तरह ये लोकल बाइनरी पैटर्न्स, हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेड ग्रेडियंट्स हैं, तो ये आउटसाइड दिस बुक होगा। और बिल्कुल लास्ट पे जाके ये थोड़ा सा हम टच करेंगे मशीन लर्निंग को, क्योंकि अगेन वंस यू आर डिजाइनिंग द एप्लीकेशन फॉर आइदर फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग और फॉर इमेज प्रोसेसिंग, तो उसमें इंटेलिजेंस का पार्ट आता है। आपने उससे कोई ना कोई उसको ऐसी ट्रेनिंग करनी होती है कि वो खुद से लर्न करे और बाद में अनसीन सर्कमस्टांसेस में वो कुछ एक्ट करे। तो मशीन लर्निंग आप मे बी उसको एज अ कोर्स ना पढ़ रहे हो, लेकिन हम इसमें एटलीस्ट इतना कवर करेंगे कि छोटी मोटी इमेज प्रोसेसिंग से रेलिवेंट जो प्रोजेक्ट होगा लास्ट पे भी, तो उसको आप कर सको। वेटेजेस हैं ये एडजस्टेबल हैं, लेकिन रफली ये है कि अराउंड 20% मिड है और 4 to 6 क्विज़ होंगे, जिसमें फर्स्ट क्विज़ नेक्स्ट वीक होगा और हर ऑल्टरनेटिव वीक में हुआ करेगा क्विज़। 3rd वीक है, फिर 5th वीक है, 7th वीक, इस तरह 6 क्विज़ होंगे। आउट ऑफ 6 मैं 4 काउंट करूँगा, बेस्ट 4। और 3 असाइनमेंट्स होंगे। और असाइनमेंट्स थोड़ी सी एक्सटेंसिव इस सेंस में होंगी कि वो उसके मैं पूरी एक डिटेल शीट आपको दूंगा कि करना क्या है उसमें, और वो प्योरली मैटलैब पे या OpenCV में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में भी। मेरे लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैटलैब में ही करना है, आप OpenCV में करना चाहते हैं OpenCV में करें, C में, C# में, जिस तरह। तो वो लेकिन होंगी कंप्यूटर असाइनमेंट्स वो के जिसके अंदर आप छोटे छोटे टास्क करें। सॉरी नहीं, लैब व्यू नहीं, लैब व्यू का तो वैसे भी लैब व्यू इतनी ज़्यादा बेसिकली ओरिएंटेड ही नहीं है इमेज की तरफ, वो उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जितनी मैटलैब आपको प्रोवाइड करती है, या उतनी लाइब्रेरीज भी नहीं है बेसिकली उसमें ना। मैटलैब तो यहीं अब जिस तरह अब ये जो 2016 का आया उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा कंप्यूटर विजन की उन्होंने
API लाइब्रेरीज वगैरह यूज़ की हैं उसके अंदर जो आप यूज़ कर सकते हो, तो वो तो साथ साथ ही अपडेट कर रहे हैं उसको। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये हो जाता है कि वो बैक एंड पे लोग नहीं जाते कि पीछे हो क्या रहा है, तो लेकिन स्टिल चलो थोड़ा बहुत ये करने के लिए कि अच्छा उसको एज अ ब्लैक बॉक्स ही अगर यूज़ करना है तो फिर भी क्या हो, कैसे करना है उसको, यूज़ कैसे करना है, तो आप असाइनमेंट्स में देखोगे, क्योंकि लैब नहीं है हमारे पास ना यहाँ पे, तो आप असाइनमेंट्स में ही करेंगे। प्रोजेक्ट होगा, जो प्रोजेक्ट अगेन 20% है, जो मिड जितना ही है, और उसमें अगेन मैं असाइन करूँगा। लास्ट टाइम मैंने इन लोगों को कहा था कि आप लोग खुद से देख लो और मुझे 1-2 वीक्स के अंदर बता दो, अदरवाइज़ बाय नेक्स्ट वीक जो है मैं आप लोगों को खुद असाइन कर दूँगा हर एक को एक काम कि आपने ये करना है। फाइनल जो है वो 40% का है। अगेन ये छोटी मोटी चीज़ कि आपने अपना काम करना है। सॉरी, नहीं इंडिविजुअल होगा। अच्छा, ये कुछ चीज़ें जो लास्ट टाइम मैंने किया था कि अगर, और आप लोग क्योंकि फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो आप लोगों के लिए भी ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इमेज प्रोसेसिंग, इमेज एनालिसिस, कंप्यूटर विजन, मशीन विजन और पैटर्न रिकग्निशन, क्योंकि ये टर्म्स ऐसी हैं जो इंटरचेंजेबल हैं और जो ओवरलैप करती हैं, जिनकी एक्चुअली कंक्रीट बाउंड्रीज नहीं है, उनके दरमियान फजी बाउंड्रीज हैं। इमेज प्रोसेसिंग होता है कि जैसे आप फोटोशॉप क्या कह रहे थे, फोटोशॉप पे कर रहे हो तो आप बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग कर रहे होते हो, क्या यू गेट एन इमेज एट इनपुट और उसके ऊपर कुछ करके तो आउटपुट भी जो है इमेज ही है। आप उसको उसमें कोई शार्पनेस कर रहे होते हो, उसका कंट्रास्ट इनहेंस कर रहे होते हो, या स्केची सा इमेज बना रही है, इस तरह की चीज़ें। तो इमेज प्रोसेसिंग बेसिकली ये है कि हम सिर्फ इमेजेस को सिंपल प्रोसेस कर रहे हैं, कि बस उसमें हम ये नहीं कर रहे कि उसमें से कोई इंफ्रेंस नहीं निकाल रहे, तो वो चीज़ जो है सबसे बेसिक इमेज प्रोसेसिंग होती है। वैसे इमेज एनालिसिस मीन्स कि हम कोई इन्फॉर्मेशन उसमें से फर्दर गेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इमेज है और इमेज में यहाँ का अगर रूम का इमेज है तो चेयर्स पड़ी हुई हैं, उसमें 4 पर्सनस हैं, ठीक है, 1 इज़ स्टैंडिंग, 5 आर सिटिंग, और जो भी इस तरह की ये चीज़ें आप उसमें से एनालिसिस करके ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये आप उसमें फोटोशॉप में नहीं कर रहे हो। ये तो वो प्रोसेसिंग था, ये एनालिसिस आ जाता है इसमें। देन आता है पैटर्न रिकग्निशन, एक आता है वो साइड पे, उसको मैं बाद में करता हूँ। कंप्यूटर विजन एंड मशीन विजन है। जो सिंपल इमेज प्रोसेसिंग है उसके अंदर आप स्टिल इमेजेस के साथ मोस्टली हम थ्रू आउट दिस कोर्स जो ज़्यादा काम करेंगे वो स्टिल इमेजेस होंगे, कि इवन के अगर वीडियोस भी हैं उसमें से भी फ्रेम्स, बस फ्रेम्स के ऊपर हम, वो भी एक स्टिल इमेज होता है, आपको उसके ऊपर करना है। हम कोई रियल टाइम वीडियोस के ऊपर काम नहीं करेंगे। वेयर इन कंप्यूटर विजन जो है वहाँ पे कैमरा का सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कैमरा कैलिब्रेशन आपने करनी होती है। अगर मोर देन 1 कैमराज हैं तो स्टीरियो विजन कैसे है, उसके अंदर डेप्थ एनालिसिस करना है, ये सारा कुछ आता है, वो कंप्यूटर विजन में आ रहा है। वेयर मशीन विजन भी अगेन यही चीज़ है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रिक्स इन्वॉल्व होती है, जो ये रोबोटिक्स वाला सिनेरियो आ जाता है वो मशीन विजन आ जाता है। और पैटर्न रिकग्निशन, मशीन लर्निंग वो एक सेपरेट चीज़ है, जो कि एक्चुअली इस हमने लूप को कंप्लीट करना है, कि हम कोई सिस्टम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर एल्गोरिथम्स हैं, जिसके अंदर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पार्ट है, और फिर उसमें इंटेलिजेंस है कि उसने कोई पैटर्न्स फाइंड आउट करने हैं, उसने कोई बेस्ड ऑन इनपुट डाटा उसने कोई डिसीजन लेना है एल्गोरिथम्स ने। यानी आप सिंपल जो सी में कोडिंग करते हो या कोई भी पहले एक सिंपल हम ऊप के अंदर पढ़ते हैं या प्रोग्रामिंग के कोर्सेज में, उसमें क्या होता है कि अच्छा आपने एक टास्क आपके माइंड में आपने उसके हिसाब से एक बना लिया, उसने वही टास्क करना है सिर्फ, ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक इनपुट्स के लिए होगा। वैसे वो मशीन लर्निंग और पैटर्न रिकग्निशन ये होता है कि जो हम उसको बता रहे हैं दिया है उससे वो कुछ पैटर्न्स, कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इनपुट जो नेक्स्ट आ रही हैं लाजमी नहीं वही आएंगी जो पहले आपने दी हुई हैं। उस जो भी इनपुट्स आ रही हैं उसको उस जिस तरह चैट बोर्ड्स बने हुए होते हैं कि आप लिख रहे हो और उसके पास एक बैक एंड पे पूरी एक इन्फॉर्मेशन है, उसके बेस्ट मैचेस की बेस पे वो आपको बेस्ट आंसर देता है, ठीक है। वो अगर चैट बोर्ड जो है वो फॉर मेडिसिन है तो आप उसको अपने सिम्टम्स देते हो, वो आपको बताता है कि आपको ये डिजीज़ है या आपके लिए ये जो ड्रग्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ये आप ले लो। तो वो अब लाजमी ये नहीं है कि आप जो लिख रहे हो वो एग्जैक्टली वही वर्ड्स हों जो हमने उसको फीड किए हमें, उसमें से वो बैग ऑफ वर्ड्स निकालता है, उसमें वर्ड्स निकालता है और फिर वो देखता है कहाँ पे ज़्यादा मैच हो रहा है और चीज़, तो वो सारा पैटर्न में आता है। तो पैटर्न डायरेक्टली इमेज के साथ रिलेट नहीं होता। सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के एंड पे पैटर्न रिकग्निशन आ सकता है, इमेज प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन के एंड पे पैटर्न रिकग्निशन आ सकता है। सोशल नेटवर्क एनालिसिस हम कर रहे होते हैं, उसके अंदर सारे मशीन लर्निंग बैक एंड पे बिग डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें डाटा माइनिंग अगेन पैटर्न रिकग्निशन मशीन लर्निंग आता है सारा। तो हम उसको लास्ट पे बिल्कुल लास्ट पे वो करेंगे, टच करेंगे। बाकी यही जो चीज़ें मैं कह रहा था कि अभी इमेज प्रोसेसिंग, इमेज एनालिसिस, तो एडोब फोटोशॉप अगेन जो है वो सबसे लो लेवल है कि वी आर गेटिंग इमेज एट इनपुट, और आउटपुट पे भी हमारे पास इमेज जैसा यहाँ पे है कि ये इमेज डिस्टॉर्टेड था और इसको मैंने रिस्टोर किया, कि इसको इम्प्रूव किया। अगेन हम कुछ एल्गोरिथम्स देखेंगे जिससे ये होता है कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जाता है। तो सबसे बेसिक लो लेवल है ये।
देन मिडल लेवल में क्या आता है कि हम एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर एक इमेज है, उस इमेज में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे लेफ्ट पे जो इमेजेस हैं वो ओरिजिनल इमेजेस हैं, और राइट पे हमने कुछ उसको ग्रुप्स कर दिया, ये सिमिलर रीजन्स हैं, ये सिमिलर रीजन्स हैं, ऐसा किसी बेस के ऊपर। तो वो अब हम इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि टॉप वाले में अराउंड 4 to 5 ग्रुप्स हैं, बॉटम में 3 ग्रुप्स हैं, तो उसको फर्दर अगर एनालिसिस करना है हमने। और थर्ड लेवल पे आता है जो कि इनपुट्स की बेस पे आपने कोई डिसीजन लेना है फाइनल, और ये एक्सट्रीम आती है, इसमें रोबोटिक्स भी आ जाता है सारा, कि उसको ये देखने का अच्छा ये जो बॉल है बेस्ड ऑन कलर कि ये उसकी रिक्वायर्ड बॉल है या कोई ऑब्स्टिकल है या पाथ उसने फाइंड आउट करना है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो आती हैं लास्ट पे आती हैं। तो हम जो इस कोर्स में कवर कर रहे होंगे फर्स्ट 2 लेवल्स कवर कर रहे होंगे, और मशीन लर्निंग को थोड़ा सा वो जो लास्ट पे है वो कवर करेंगे। एप्लीकेशन में स्किप कर रहा हूँ अभी अगेन कि आपके लिए जो चीज़ें बेसिक मुझे बताना है, बाकी आप इन स्लाइड्स को खुद देख लेना सारा। जो मेजर लाइट सोर्सेज इमेजेस जो है, इमेजेस फॉर्म कैसे होते हैं, तो उसमें सबसे जो कॉमन एक सोर्स है वो लाइट सोर्स है, जो EM बैंड है हमारे पास, स्पेक्ट्रम पूरा आता है। उसमें जो विजिबल बैंड होता है, जो नॉर्मल हमारे कैमराज हैं वो विजिबल बैंड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो ये आपकी वॉयलेट से लेके रेड तक पूरा एक वेवलेंथ बनती हैं, जो ये हमारा ये बैंड बनता है मिडल वाला। तो जो नॉर्मल कैमराज हैं वो रेड, ग्रीन एंड ब्लू वेवलेंथ के ऊपर की बेस के ऊपर इमेज रिक्वायर करते हैं कि बेस्ड ऑन के जो इनपुट लाइट आ रही है उसमें रेड का कंपोनेंट वेवलेट कितनी है, ग्रीन वेवलेट कितनी है, ब्लू कितनी है, उसकी बेस पे कोई कलर्स वगैरह साइन होते हैं सारे। वेयर्स जो इमेजेस हैं हम डेली लाइफ में अभी जिनके साथ हम डील करते हैं एप्लीकेशन वगैरह में, वो लाजमी नहीं कि सिर्फ नॉर्मल कैमरा से आए हुए हो। दे आर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो कि एक्चुअली मेडिकल में यूज़ हो रहा है, या ये जो GIS वगैरह होते हैं या जो जियोलॉजी वाले होते हैं तो वो यूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरह एक्सरे इमेजेस हैं, MRIs वगैरह हैं, CT स्कैन वगैरह हैं। तो आपके नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल कैमरा नहीं है, यहाँ विजिबल बैंड नहीं यूज़ कर रहा, वो एक्सरेज को यूज़ कर रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट्स को यूज़ कर रहे हैं, गैमा रेज को यूज़ कर रहे हैं, या माइक्रोवेव की बेस पे इमेजेस बना रहे हैं। तो पूरा बैंड एक्चुअली पूरा जो है वही यूज़ हो रहा है, लेकिन उसके वो नॉर्मल कैमराज पे उसके ऊपर वर्क नहीं करते, क्योंकि उसके लिए फिर आपको स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए। जिस तरह एक्सरेज आती हैं तो आपको एक्सरे फिल्म चाहिए जो एक्चुअली उसको रिक्वायर करती है, और फिर उसके ऊपर इमेज बनता है। और देन देयर आर इमेजेस जो कि सिंथेटिक होते हैं, जो कंप्यूटराइज जनरेटेड होते हैं, और ये और अदर देन लाइट होते हैं। जैसा अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड जो है वो लाइट का नहीं है, क्या साउंड आया और साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है और किस इंटेंसिटी के साथ आ रहा है, उसकी बेस पे अल्ट्रासाउंड इमेजेस रिक्वायर होते हैं। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफिक इमेजेस होते हैं, अगेन जो मैं शुरू में बता रहा था कि हम रेटिना पे काम कर रहे हैं, तो उसमें OCT इमेजेस होते हैं, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफिक इमेजेस। तो वो लाइट थ्रो करते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है, उसकी बेस पे एक इमेज बनता है। तो वो एक्चुअल इमेज नहीं होता, वो सिंथेटिक इमेज है, वो एक्चुअली एक वैसे बना हुआ है कोई इमेज। और सिंथेटिक इमेजेस की अगर हम डेली लाइफ में अभी बात करें तो ये डिजिटल प्रिंट्स आ रहे हैं सारे ये क्लॉथ्स के अंदर, तो वो एक्चुअल नहीं है आपके, वो कंप्यूटराइज जनरेटेड हैं, तो वो सारे सिंथेटिक में आते हैं। ओवरऑल हमारा जो पूरा स्कोप होगा, इमेज एक्विजिशन हमने लास्ट टाइम कवर की थी, अगेन मैं उसको जल्दी से अभी कवर कर दूंगा। और आप लोग क्योंकि सारे इलेक्ट्रिकल के हो तो ये चीज़ें आपको सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन के स्टेप्स आते होंगे। और फिर हम इमेज एनहांसमेंट में जाएंगे। एनहांसमेंट हम स्पेशल डोमेन में देखेंगे और फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखेंगे। जो चैप्टर 3 और 4 है बुक का, वो एनहांसमेंट के ऊपर है। स्पेशल डोमेन जिस तरह सिग्नल्स के अंदर एक्चुअल सिग्नल आप रिक्वायर कर रहे हो वो टाइम डोमेन होती है, और फिर आप उसका अगर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करना है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके या DFT वगैरह लेके आप उसका फ्रीक्वेंसी में जाते हो, ताकि आप एनालिसिस कर सको कि इसमें फ्रीक्वेंसी में किस तरह चेंजेस आ रही हैं, क्या आ रहा है। तो इमेज में क्या है, इमेज में जो एक्चुअल डोमेन है उसको हम स्पेशल डोमेन कहते हैं, क्योंकि इमेज 2D है, 2 डायमेंशनल होता है, तो उसको हम स्पेस कहते हैं। इमेज एक जो होता है वो स्पेस में होता है, जैसे XY जो XY कार्टेशियन स्पेस हम जिसको कहते हैं, तो इसलिए इसको स्पेशल का वर्ड यूज़ करते हैं फॉर इमेजेस, जो एक्चुअल इमेजेस हम रिक्वायर करते हैं। वेयर्स हम उसको किसी और डोमेन में भी जाके एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो जिसमें हम विजुलाइज कर रहे होते हैं वो स्पेशल डोमेन है। तो जिस तरह सिग्नल हम फ्रीक्वेंसी में जाके उसको ऑडिबल नहीं है उसको हम ये नहीं कर सकते, प्रोसेसिंग करके हमें वापस टाइम डोमेन में आना होता है, फिर हम उसको सुनते हैं दोबारा से कि क्या है। तो सेम गोज़ फॉर इमेजेस कि एक्चुअल स्पेशल डोमेन में हम एनालिसिस के लिए किसी और डोमेन में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वो एक्चुअल इमेज उस तरह नज़र नहीं आएगा, वो वहाँ पे कुछ और चीज़ें हमें नज़र आ रही होंगी, और हमने फिर देखना है कि आउटपुट कैसी है, वापस हमें स्पेशल डोमेन में आना है तो वो नज़र आएगा। रेस्टोरेशन जो है इमेज में नॉइज़ अगर है, नॉइज़ को रिमूव करना है तो रेस्टोरेशन होता है, या कोई और डिग्रेडेशन है उसके अंदर उसको हमने रिकवर करना है तो वो इमेज रेस्टोरेशन में आएगा, उसको हम करेंगे। इसमें मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, वो शेप बेस्ड एनालिसिस होता है कि मॉर्फोलॉजी का वर्ड इन्होंने लिया हुआ है बायोलॉजी से, कि जो स्ट्रक्चर होता है जिस तरह किसी भी
इंसेक्ट का स्ट्रक्चर है उसको आप स्टडी कर रहे होते तो मोर्फोलॉजी वहाँ से आया। मोर्फोलॉजिकल मीन्स के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे इमेज के अंदर हम उनके स्ट्रक्चर को देखते हुए एनालिसिस करेंगे इसके अंदर। फिर सेगमेंटेशन जो होता है, सेगमेंटेशन जैसा वर्ड है कि आपने अपने इंटरेस्ट का रीजन इमेज में से सेगमेंट आउट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है कि आपका जैसा आप ये इमेज है, अगर ये पूरा अगर इस रूम का इमेज है मेरे पास और मैंने उसमें से ये देखना है कि इसमें कौन कौन पर्सन बैठा है, तो पहले मेरे लिए जो चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है वो फेसेस एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो फेसेस सेगमेंट आउट करूँगा मैं पहले और फिर उसके ऊपर कोई पैटर्न रेकग्निशन करते हुए मुझे पता चलेगा अच्छा ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है, या ये मेल है या फीमेल है, जेंडर रेकग्निशन हम उस पर कर सकते हैं। इमेज कंप्रेशन है, इमेज कंप्रेशन पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा करेंगे, लेकिन इमेज कंप्रेशन अगेन रिक्वायर्ड होती है कि जब हम आइदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं इमेज को या हम वायरलेसली, जैसा WSN का कॉन्सेप्ट है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स का या नोड्स का, कि आप उसको जब इमेजेस को प्रोसेस करना है तो इतने बड़े इमेजेस ना हो कि आपकी सारी की सारी जो पावर है वही कंज्यूम हो जाए, सारी की सारी जो मेमोरी स्पेस है वो आपकी कंज्यूम हो रही हो, तो वो आपको उस हिसाब से अपने इमेजेस को उतना कंप्रेस करना पड़ता है या उतना लो रेजोल्यूशन पे लेके जाना पड़ता है ताकि वो उन चीज़ों के ऊपर प्रोसेस हो सके। सिमिलरली अगर आपने ट्रांसफ़र करना है और आपके पास बैंडविड्थ उतनी अवेलेबल नहीं है तो आपको उसको कंप्रेस करना पड़ता है। कलर प्रोसेसिंग है, कलर प्रोसेसिंग पर्टिकुलरली ये कि अगर कोई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे कलर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जिस तरह रोबोटिक्स में हम बात कर रहे हैं तो उसने ग्रीन, यहाँ अगर मैं ये सिग्नल मैं एक ये वो जो है ऑटोनोमस व्हीकल हम बना रहे हैं खुद ही, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, और उसने जो लाइट सिग्नल है उसको रीड करना है तो उसको पता होना चाहिए ग्रीन कहाँ पे, या ये ग्रीन है या ये रेड है या येलो है, तो कलर वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बेतहाशा यानी आपकी वो एप्लीकेशन है जहाँ पे कलर इंपॉर्टेंट होता है तो वहाँ पे भी हम कलर को भी देखते हैं। तो कलर सिर्फ ये रेड ग्रीन ब्लू नहीं है, और स्पेसीज भी हैं जिसको हम स्टडी करेंगे इसमें जाके कि ह्यूमन जब आप देख रहे होते हो किसी चीज़ को, कोई चीज़ बाय करने जाते हो क्या, तो आप ये नहीं देखते हो कि इसमें रेड कितना है, ग्रीन कितना है, ब्लू कितना है, आप उसका ओवरऑल देख रहे होते हो कि अच्छा ये लाइट ब्लू का कोई शेड है या कोई इस तरह का कलर है और फिर वो ब्राइट है या वो डार्क है, इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हो। आप ये नहीं कहते हो कि अच्छा इसमें रेड का कंपोनेंट क्या है, ग्रीन का क्या है, ब्लू का क्या है, तो वो हम स्टडी करेंगे इसमें कलर प्रोसेसिंग में जाके। रिप्रेजेंटेशन वो है जो मशीन लर्निंग से पहले आता है कि जब हम एनालिसिस करते हैं इमेजेस का तो उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन में वो चीज़ आएगी कि हम नंबर्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं इमेज में से। अगेन एनालिसिस चलेगा थ्रू आउट, लेकिन रिप्रेजेंटेशन प्योरली एनालिसिस ही हो जाता है। बाकी जगहों पे प्रोसेसिंग भी होगी, प्रोसेसिंग के बाद एनालिसिस होगा, यही प्योरली एनालिसिस होता है जो आपका रिप्रेजेंटेशन है। और ऑब्जेक्ट रिकग्निशन इज़ मशीन लर्निंग और पैटर्न रिकग्निशन, तो वो वहाँ पे आएगा। ह्यूमन आएगा था, इसको भी अभी मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम सारा ये कर लिया था हमने। जो बेसिक थिंग्स हैं कि जो भी डिजिटल इमेज है वो एक, यानी आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, बेशक आपने इमेज प्रोसेसिंग नहीं पढ़ी तो आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा जिसमें आप मैट्रिसेस को डील किया होगा आपने, ठीक है, मैट्रिसेस के साथ साथ। तो जो एक मैट्रिक्स होता है वो एक तरह 2 डायमेंशनल एक होता है कि आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और हर पॉइंट जो है बेसिकली 2,1 या 1,3 इस तरह पड़ा हुआ है। तो जो मैट्रिक्स होता है अगर हम उसको विजुलाइज करें तो वो बेसिकली एक इमेज बनता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 4x4 का एक मैट्रिक्स है, जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग में आप वो 1D वेक्टर्स होते हैं, तो 1D वेक्टर्स डिजिटल सिग्नल जो हैं वो जस्ट 1D वेक्टर्स होते हैं, तो इसलिए डिजिटल इमेज जो है वो एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स होता है। तो जिसमें मेरे पास नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और हर पॉइंट जो है इसका वो एक पिक्सल, उसको हम पिक्सल का वर्ड जो यूनिट है इमेज का वो पिक्सल है कि इमेज कंसिस्ट करता है पिक्सल्स पे, तो हर एक पॉइंट जो है वो 1 पिक्सल है। फॉर एवरी पिक्सल हमारे पास एक लोकेशन होगी इसकी, जिससे ये पड़ा हुआ है सेकेंड रो पे एंड थर्ड कॉलम, तो फॉर दिस लोकेशन जो है 2,3 है। सेकेंडली उस पिक्सल की कोई एक वैल्यू होगी, जो वैल्यू होगी उसको हम इमेज में इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक। तो अगर यहाँ पे लेट्स सपोज 10 पड़ा हुआ है तो इसकी इंटेंसिटी 10 है। अब डिफरेंट टाइप्स हैं इमेजेस की, लाइक कलर्ड इमेजेस हैं हमारे पास, ग्रे इमेजेस हैं, और बाइनरी और ब्लैक एंड वाइट इमेजेस।
जो ये मैंने बताया ये ग्रे इमेज है। यानी ग्रे इमेज की डेफिनेशन ये है कि जिसमें पर पिक्सल आपके पास जस्ट सिंगल एक वैल्यू पड़ी हुई है, वो ग्रे इमेजेस होते हैं। जिस तरह जो ये ओल्ड मूवीज़ हम देखते थे जो ग्रे इमेज होती थी कि जिसमें सिर्फ शेड्स होते थे, कलर नहीं होता था, कोई ग्रे शेड्स होते थे कि ब्लैक है, वाइट है और दरमियान में कोई लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, इस तरह की वैल्यूज, इस तरह शेड्स आते थे। तो अब वो शेड्स कितने होंगे वो डिपेंड करता है कि आपके पास इसके अंदर शेड्स किस चीज़ पे डिपेंड करता था? नंबर ऑफ बिट्स पे। बिट्स पर पिक्सल। ये बेसिकली ग्रे है, कलर्ड है या बाइनरी है, उन सब में ही एक्चुअली करेगा, लेकिन अभी ग्रे के लिए हम प्योरली कर रहे हैं। तो वो है कि नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल एक्चुअली बताएगा कि ग्रे इमेज में टोटल शेड्स कितने होने हैं। अगर ये 3 बिट्स पर पिक्सल इमेज है, अगर 3 बिट्स पर पिक्सल है तो हमारे पास टोटल रेंज है 0 से लेके 7 तक, तो टोटल 8 लेवल्स हैं। तो इमेजेस में बाय डिफ़ॉल्ट हम जो एक एजम्पशन लेते हैं वो ये कि सबसे लोएस्ट जो है उसको हम ब्लैक कहते हैं, वो ब्लैक शेड होगा, और सबसे हाईएस्ट जो भी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है वो वाइट होगी। और ये शेड्स वेरी करेंगे बिटवीन ब्लैक टू वाइट डिपेंडिंग अपॉन कि कितने लेवल्स हैं। अब इसमें 8 लेवल्स हैं, 2 तो निकल गया, बाकी 6 लेवल्स रह गए। तो दरमियान में 6 डिफरेंट शेड्स होंगे। एक ब्लैक था, ब्लैक से थोड़ा सा वो डल ब्लैक हुआ, यानी बहुत डार्क ग्रे है, थोड़ा सा लाइट ग्रे हुआ, और लाइट ग्रे होता होता वो वाइट पे गया है, लेकिन वो 6 स्टेप्स में गया है। तो अब वो क्योंकि आप ब्लैक से वाइट तक 6 स्टेप्स में गए हो, तो वो जंप्स आप देखो बड़े बड़े जंप्स होंगे कि वाइट बहुत वाइट है, ब्लैक बहुत ब्लैक है, और इन बिटवीन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो जो एक क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पे आएगा, उसका हम अभी देखते हैं आगे कि नंबर ऑफ बिट्स जो है एक्चुअली डायरेक्टली क्वांटाइजेशन के साथ रिलेट होती हैं, और उसकी वजह से जो विजुअल एक इफेक्ट पड़ता है इमेज का वो भी चेंज होता है कि जितनी बिट्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उतना वो हाई रेजोल्यूशन एक इमेज बन रहा होता है, जितनी बिट्स कम यूज़ करूँगा उतने कम ग्रे लेवल्स आ रहे होंगे उसमें, और उतना वो क्वालिटी वाइज मुझे एक लो रेजोल्यूशन सा फील हो रहा होगा। जो देखो आपके पास जिस तरह आप मोनीटर्स को अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर सारा वो जो पहले जब हम देख रहे थे क्या 16 बिट कह रहे होते थे या 24 बिट कलर के लिए वो कह रहे होते थे। तो नॉर्मली कलर के अंदर हम बात कर रहे हो ना 24 बिट्स हम ले रहे होते हैं। 24 बिट्स मीन्स वो अभी मैं कलर में बताता हूँ, कलर 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। 8 बिट्स फॉर रेड, 8 बिट्स फॉर ग्रीन, 8 बिट्स फॉर ब्लू। तो RGB होता है, तो वो तीनों मिलके 24 बिट्स बन जाते हैं। तो दे आर 2⁻24 डिफरेंट कलर शेड्स। तो नॉर्मली हम जब इसमें भी डील करेंगे सारा वो U/8 होता है, यानी 8 बिट्स पर पिक्सल होते हैं ग्रे इमेजेस जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो 8 बिट्स पर पिक्सल हैं तो 0 से लेके 255 होगा, 0 ब्लैक, 255 वाइट, और इन बिटवीन 254 डिफरेंट शेड्स होंगे उसके। तो कलर्ड इमेज जो है, कलर्ड इमेज फर्दर 3 थिंग्स हैं मेरे पास कलर्ड इमेज में, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। कलर इमेज को हम बहुत डिटेल में करेंगे जब हम कलर पे जाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये है कि कलर इमेज में और ग्रे इमेज में डिफरेंस ये जस्ट ये है कि ग्रे इमेज में पर पिक्सल एक वैल्यू पड़ी हुई है, वैसे कलर इमेज में पर पिक्सल 3 वैल्यूज़ हैं। अगर एक 3x3 का कलर इमेज है तो इसमें अगर मैं एक इस पिक्सल से कोई वैल्यू उठाता हूँ तो ये बेसिकली एक एरे होगी 370 जिसके अंदर 3 वैल्यूज़ पड़ी होंगी। फर्स्ट रेड की वैल्यू है, सेकंड ग्रीन की वैल्यू है, थर्ड ब्लू की वैल्यू है, और वो तीनों मिलके इसका एक शेड बना रहे होंगे। इसलिए वो किया कि अगर ये 8 बिट है पर चैनल, इसको हर एक को एक चैनल कहते हैं हम। रेड एक चैनल है, ग्रीन दूसरा चैनल है, ब्लू तीसरा चैनल है। तो अगर पर चैनल 8 बिट्स हैं तो टोटल 24 बिट्स हो गए, तो 2⁻24 कम्बिनेशन बन सकते हैं इनके इस तरह। तो यहाँ पे अगर इसको देखो तो ये कौन सा कलर होना चाहिए इस पिक्सल का, किस तरह ज़्यादा शेड किस तरह का होगा? ग्रीनिश होगा, क्योंकि ग्रीन की वैल्यू हाई है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कंपोनेंट जो है, कौन सा चैनल जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो फॉर दिस पिक्सल इसके जो लुक होगी वो ग्रीनिश लुक होगी, क्योंकि इसमें रेड एंड ब्लू काफ़ी लो हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रीन। और जो लास्ट है ब्लैक एंड वाइट या बाइनरी, उसमें जस्ट 2 लेवल्स हैं, आइदर मिनिमम वैल्यू है या उसमें सिर्फ मैक्स वैल्यू है। लेकिन दोनों ब्लैक एंड वाइट ही होंगे, बाइनरी भी ब्लैक एंड वाइट होगा, ब्लैक एंड वाइट भी ब्लैक एंड वाइट ही है।
लेकिन डिफरेंस क्यों मैंने लिखा है यहाँ पे कि बाइनरी के अंदर आपके पास बिट्स पर पिक्सल वो सिंपल सिंगल बिट पर पिक्सल होगा, बाइनरी जो है 0 1, ठीक है, तो उसमें पर पिक्सल सिर्फ आपके पास एक बिट होगी। वेज ब्लैक एंड वाइट जो है, ब्लैक एंड वाइट इमेज बाइनरी भी हो सकता है, ठीक है, वेज वो 8 बिट पर पिक्सल इमेज भी हो सकता है। 8 बिट पर पिक्सल इमेज ब्लैक एंड वाइट कैसे होगा? उसमें सिर्फ होंगे 2 लेवल, यानी उसमें सिर्फ यहाँ तो 0 वैल्यू आ रही होगी या उसमें सिर्फ 255 आ रही होगी, उसमें मिडल की वैल्यूज़ ही नहीं आ रही। तो आपके पास नहीं वो देखिए ब्लैक एंड वाइट का ये नहीं होता है कि बाइनरी ही इमेज ब्लैक एंड वाइट बनेगा। आपके पास ग्रे इमेज ही था, लेकिन कोई प्रोसेसिंग करते हुए या किसी तरह आप कर रहे हो तो या जो जिस रीजन की आप तस्वीर ले रहे हो उसके अंदर सिर्फ है ही सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू और उसमें है ही मिनिमम वैल्यू, उसमें मिडल का कोई शेड है ही नहीं ना, तो वो भी आपको ब्लैक एंड वाइट ही नज़र आएगा। तो इसलिए मैं इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कि एक तो होता है ना मैं खुद से ब्लैक एंड वाइट क्रिएट कर रहा हूँ, अगर मैं खुद से क्रिएट कर रहा हूँ मैं बाइनरी इमेज बना लेता हूँ 0 1 होगा, वो ब्लैक एंड वाइट ही होगा। लेकिन वेयर एक ग्रे इमेज भी, ग्रे इमेज की एक्सट्रीम ब्लैक एंड वाइट है ना, अगर उसमें और कोई लेवल ही नहीं आउट ऑफ रिमेनिंग 24, जिसमें इसमें रिमेनिंग 6 लेवल्स हैं मिडल वाले, अगर वो 6 लेवल नहीं है उसमें सिर्फ है ही 0 या 7, तो ब्लैक एंड वाइट ही नज़र आएगा आपको। तो हमारे पास इमेज में अगर हम बात करें, इमेज को आप जब जूम भी करते हो तो आपको ये बॉक्सेस से फील होने शुरू होते हैं, वो बेसिक पिक्सल है। तो अगर कलर्ड इमेज है, कलर्ड इमेज में हर पिक्सल पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। जैसे अगर आप ये जो बॉक्स इन्होंने शो किया हुआ है ये येलोइश है, ठीक, तो अगर आप उसको देखो तो उसमें रेड ज़्यादा है और फिर ग्रीन है। तो रेड एंड ग्रीन अगर मिक्स अप होते हैं तो येलो कलर आपका फॉर्म हो रहा होता है। तो ग्रीन रेड ज़्यादा है, ग्रीन उससे रिलेटिव कम है, लेकिन स्टिल एज़ कम्पेयर टू ब्लू काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए वो टुवर्ड्स जो है येलो की तरफ चल रहा है आपका। और नीचे जो आ रहे हो आप इसी तरह अगर यहाँ से कहीं से उठाएंगे वहाँ पे ग्रीन ज़्यादा होगा। अब वो कलर्ड इमेज था जिसमें पर पिक्सल 3 वैल्यूज़ हैं, वेयर इन ग्रे स्केल इमेज पर पिक्सल आपके पास जस्ट 1 वैल्यू है, और जितनी वैल्यू हाई होती जाएगी उतना वो शेड ब्राइट होता जाएगा, और जितनी वैल्यू कम होती जाएगी उतना शेड वो डार्क होता जाएगा। डीचे इमेज अगेन मोनोक्रोम, अच्छा कलर्ड को हम क्रोमेटिक कहते हैं, कलर्ड इमेजेस को क्रोमेटिक इमेजेस कहते हैं क्योंकि उसमें कलर की इंफॉर्मेशन होती है। वेयर ग्रे इमेजेस जो होते हैं उनको मोनोक्रोम या मोनोक्रोमेटिक कहते हैं क्योंकि उसमें एक वैल्यू है हमारे पास। तो कलर इमेज में हमारे पास क्या है, पिक्सल कोऑर्डिनेट्स हैं जैसे बात की हमने, और पिक्सल वैल्यू होगी। कोऑर्डिनेट उसकी लोकेशन के लिए होता है और वैल्यू उसकी इंटेंसिटी होती है। तो अब एक और चीज़ है, जब आप मैटलैब में भी कर रहे होंगे और नॉर्मली इमेजेस में, तो इमेजेस को हमने जैसे मैट्रिसेस में बात की तो रोज़ एंड कॉलम्स हैं, तो इमेजेस में जो नॉर्मल हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो फॉलो नहीं होंगे, यानी एक्स हमारा इस तरह इंक्रीज़ हो रहा है, वाई हमारा वर्टिकली इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसमें उस तरह नहीं है। क्योंकि आप उस तरह अगर वो एक्सेस करते हैं जो मैंने 0.2,3 लिखा है तो वो फिर एक्स में तो 3 तरफ गया है और वाई में 2 पे आया है, ऐसा तो वो नहीं है। तो इसमें एक्स इस रोज़ एक्स अलोंग रोज़ है और वाई अलोंग कॉलम्स है, यानी ये नोटेशन है जो यूज़ होती है हम इमेजेस में कर रहे होते हैं, इसलिए रोज़ एंड कॉलम्स ज़्यादा बेटर है। टॉप लेफ्ट जो है वो 0 0 है। वैसे ही अगर बात करें वैसे मैटलैब में एक चीज़ 0 0 नहीं होता, तो ये इसको पहले वाली पॉइंट को 1,1 लेगा फर्स्ट को, तो इधर एक्स इंक्रीज़ हो रहा है और इस तरफ वाई इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये अगेन लोकेशंस वगैरह का सारा ये वैल्यू, और ग्रे इमेजेस में पर पिक्सल हमारे पास एक वैल्यू है। तो डिफरेंस बिटवीन ग्रे ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड इमेजेस ये है कि ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे इमेजेस में पर पिक्सल हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है, ठीक है, और वेयर RGB में पर पिक्सल हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। और फिर ये इमेज फॉर्मेशन हमने ये भी एक वर्ड कि आप इमेजेस जो बन रहे होते हैं नॉर्मली डेली लाइफ में, वो ये 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहे होते हैं। एक ये कि लाइट सोर्स से लाइट कितनी आ रही है, इधर वो सन है या कोई आर्टिफिशियल लाइट सोर्स है उससे लाइट कितनी आ रही है, सेकेंडली वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट कितनी हो रही है। तो 2 चीज़ों पे जो अगर इमेज को एज अ फंक्शन हम देखें तो 2 कंपोनेंट्स उसके बनते हैं, इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस। लाइट कितनी है और वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कितना कर रहा है। तो हर ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टी है, इसलिए जब हम इसको एक्वायर कर रहे होते हैं, इमेज एक्विजिशन कर रहे होते हैं, वो डिफरेंटली आ रहे होते हैं। इन सेम लाइटिंग कंडीशन डिफरेंट
जो मटेरियल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेशक बस सेम शेप के हों तो उनका ऑब्जेक्ट जब आप इमेज एक्वायर करेंगे वो डिफरेंटली आएगा, क्योंकि उनकी रिफ्लेक्टेंस प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होगी। एक्विजिशन का था ये हमने लास्ट में किया था कि उस जो मेन ही चीज़ है एक्विजिशन में वो है सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन, 2 स्टेप्स हो रहे होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स और डिस्क्रीट सिग्नल्स में क्या डिफरेंस है? फाइनाइट होती हैं हाँ, तो यही आप डिस्क्रीट में जस्ट आप सैम्पलिंग करते हो, आप क्वांटाइजेशन का नहीं स्टेप करते हो। यार डिजिटल सिग्नल जब आपने जाना है तो आप क्वांटाइजेशन भी करते हो, आप लॉन्ग वाई एक्सिस भी उसको सैम्पल कर रहे होते एक तरह, क्योंकि क्वांटाइज करके आप नंबर ऑफ लेवल्स डिफाइन कर देते हो, फिर इतनी फाइनाइट वैल्यूज़ ही होंगी। अब 2.1 नहीं होगा या 2.3 नहीं होगा, वो 2 पे ही आएगा वो सारा, ठीक है। इसी तरह 2.9 और 2.8 और 3 पे चले जाएंगे तो वो फाइनाइट वैल्यूज़ आ जाती है आपके पास। तो इमेज डिजिटल इमेज में दोनों स्टेप्स हुए होते हैं, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। अब दोनों का इफेक्ट पड़ता है उसकी रेजोल्यूशन पे। सैम्पलिंग कम ज़्यादा होने का इलीजिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है सही है, और क्वांटाइजेशन कम ज़्यादा होने का गेन के नंबर ऑफ वैल्यूज़ आप कितनी स्टोर कर रहे हो उसमें और कितना एरर जनरेट कर रहे हो। क्योंकि अगर लेवल मैं कम करता जाऊँगा तो मे बी 4.9 एंड 2.1 एक लेवल पे चले जाएँ, और लेवल अगर ज़्यादा करता जाऊँगा मिडिल में तो वही वैल्यूज़ अपने क्लोजेस्ट वैल्यूज़ पे मैप होंगी, तो ट्रंकेशन एरर जो होगा आपका वो कम होगा, क्योंकि आप वैल्यूज़ को ट्रंकेट ही काइंड ऑफ कर रहे होते हैं ना, कि राउंड कर रहे होते हो। तो ये 2 स्टेप्स हैं। तो इसमें अब क्या होता है, ये सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग डिफाइन करता है इसका साइज़, इसका जो नंबर ऑफ पिक्सेल्स होती हैं। जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग डिफाइन करता है m क्रॉस n, जो नंबर ऑफ पिक्सेल्स हैं इमेज की। जिस तरह ये 4x4 का इमेज है तो ये 4x4 बना है सैम्पलिंग से। वेयर जो क्वांटाइजेशन है वो डिफाइन करता है k, वे k जो है वो नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल है। ठीक है, तो जो ओवरऑल इमेज का साइज़ बनेगा, जिससे हम कहते हैं कि 2 MB का इमेज है या 3 KB का इमेज है, वो इन दोनों को कंबाइन करके बनता है। तो इमेज का जो स्टोरिंग साइज़ बनेगा, एक तो इमेज का वैसे साइज़ है कि जो आपको नॉर्मली नज़र आ रहा होता है, अच्छा ये बड़े इमेजेस हैं, ये छोटा इमेज है। जिससे आप गूगल से कॉपी पेस्ट करते हो जब कोई इमेज, तो कुछ वो वर्ड के अंदर बहुत बड़ा आ रहा होता है, कोई छोटा आ रहा होता है, वो तो एक उसका वैसे साइज़ आ रहा है ना आपका, कि वो डिपेंड करता है m क्रॉस n के ऊपर कि कितनी पिक्सल हैं उसके अंदर। लेकिन दूसरा साइज़ होता है उसका जो स्टोरिंग साइज़ हम देख रहे हैं, जो एक्चुअली ज़्यादातर हम देख रहे होते हैं कि अच्छा ये 4 MB का है, 3 MB का है, 2 KB का है, तो वो बनता है इन दोनों को मिला के, कि टोटल जो स्टोरिंग साइज़ बनेगा इसका बिल्कुल m क्रॉस n इंटू k, क्योंकि इतनी बिट्स पर पिक्सल है ना। तो अगर 16 पिक्सल्स हैं और हर पिक्सल पे 8 बिट्स हैं तो 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 प्लस 8, 8 प्लस 8, 16 टाइम करोगे तो 16 इंटू 8 बेसिकली आपके पास टोटल बिट्स बन रही। हाँ, अब उसमें एक्चुअली ये है कि जहाँ तक इस कोर्स की बात है हम उसमें उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये है कि जब हम उस पर जाएंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म पे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हम उसको स्टडी करेंगे, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा उसका नहीं है। उसकी रीज़न एक ये है कि हम जो एक्चुअली सारा डील कर रहे होते हैं मोस्टली वो आपके आई साइड डिजिटल इमेजेस हैं। जो हम इक्विपमेंट ही यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली A to D, यानी उसके अंदर जो जैसा आप वो कर लेना कि आप ये जब वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस वक्त आपको कोई बताना है कि उसको आपने कितने रेट के ऊपर करना है, यहीं 441K के ऊपर करना है या उससे कम के ऊपर करना है, कितने के ऊपर करना है। अब वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे इरेजिंग का सारा कॉन्सेप्ट का आता है। यहाँ पे इमेज में इरेजिंग का कॉन्सेप्ट है। इमेज में इरेजिंग का कॉन्सेप्ट इस तरह है, लास्ट टाइम मैं इनको ये बता रहा था एक चीज़ कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक चेकर, आपके पास एक एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह का है कि जिसके अंदर ये पैटर्न है, ये एक्चुअल फिजिकल ऑब्जेक्ट है। जैसे ये चेयर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं उसका इमेज एक्वायर कर रहा हूँ और मैं जो उसके ऊपर सैम्पलिंग कर रहा हूँ, यानी जो मेरा जो सैम्पलिंग था वो इस तरह था कि वो यहाँ से कहीं से उठा रहा है, फिर यहाँ से उठा रहा है, फिर यहाँ से उठा रहा है, ये उठा रहा है पिक्सल्स, यानी आफ्टर कन्वर्जन पिक्सल वाला जो। तो ये जो उसका पैटर्न है वही जो नेक्विस्ट का भी यही है ना कि एक्चुअली ट्वाइस क्यों किया हुआ है, क्या वो जो रेट जो उसके अंदर चेंज आ रही है वो चेंज आप कैप्चर कर सकोगे। क्योंकि अगर वो चेंज ही कैप्चर नहीं कर रहे हो आप तो देन आप इग्नोर कर रहे हो इस चीज़ को, आप वो पैटर्न को ही ख़त्म कर रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पे भी है।
जो एक DPI का वर्ड यूज़ होता है, डॉट्स पर इंच, नॉर्मली आप ये प्रिंटर्स के अंदर भी होता है कि कितनी रेजोल्यूशन का है क्या, तो यही कह रहा होता है कि एक्चुअली वो डॉट्स पर इंच, तो वो उस एक्चुअली वो कन्वर्जन होती है कि अच्छा आपकी एक पिक्सल का फिजिकल साइज़ क्या बन रहा है, यानी ये इतने इंच बाय इतने इंच की एक पिक्सल है, क्योंकि पिक्सल एक एक्चुअली एक ब्लॉक बन रहा है ना आपका, तो जितना कम होता जाएगा उतना हाई रेजोल्यूशन होगा। लेकिन इस वाले में एक्चुअली इस पूरे कोर्स के अंदर वो चीज़ उसका कवर नहीं हो रही, क्योंकि ये है ही डिजिटल के साथ हम कर रहे हैं, तो हम A to D वाला काम नहीं उसमें कर रहे होते। और एक्चुअली जब एप्लीकेशन में हम काम कर रहे होते हैं तो वो क्योंकि हम वो डिवाइसेस बना नहीं रहे ना, ऑलरेडी वो A to D है, वो सारा वो कर रहे हैं, तो हमें उस टेंशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसमें नेक्विस्ट का कोई चक्कर होगा या नहीं। लेकिन हम जो फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे हम उसको थोड़ा बहुत देखेंगे कि एक्चुअली इफेक्ट क्या होता है उसका। तो क्वांटाइजेशन नंबर ऑफ बिट्स बता रही है, अगर 8 बिट्स पर पिक्सल हैं तो देन 256 लेवल्स होंगे। सैम्पलिंग जो है उसका साइज़ बता रही है, जैसे 640 बाई 480 का एक इमेज है, या 1024 इंटू 1024 का एक इमेज है, तो सैम्पलिंग से आ रहा होता है। तो सैम्पलिंग का इफेक्ट अब ये दोनों को अगर मैं देखता हूँ